बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद वहीद और मैं आप लोगों से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 7 और 8 जो कि फ़ाइनल लेक्चर है। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 2 टॉपिक्स मीन्स के व्हाट आर बेसिकली रेट्रोवायरसेस और इन रेट्रोवायरसेस से होने वाली एक डिजीज़ जिसका नाम क्या है एड्स। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे आज के पार्ट 2 में कि व्हाट इज़ बेसिकली हेपाटाइटिस और उसके सिम्टम, साइंस एंड प्रिवेंशन, क्योर, दैट दिस एंड दैट। सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एज यूजुअल लिख के बैठे हुए हैं व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट शुड बी द फ्लैश कार्ड फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर लाहौर बोर्ड एंड ज़ाहिर है MCAT एग्जामिनेशंस। तो इसको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। ये फ्लैश बोर्ड, ये कॉन्सेप्ट मैप भी आप कह सकते हैं इस चीज़ को। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर रेट्रोवायरसेस। सो हम बिल्कुल इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि रेट्रोवायरसेस क्या होती हैं। तो आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि वो वाले वायरसेस के जिनके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल स्टूडेंट्स क्या होता है RNA। जिन वायरसेस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल RNA होता है उन्हें हम लोग रेट्रोवायरसेस का नाम देते हैं। अब आप लोगों को 2-3 लेक्चर पहले की बात अगर याद करवाऊं तो आपको पता है कि जो हमारा RNA है ये जाहिर है सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और किसी वायरस में इसके 2 स्ट्रैंड्स भी हो सकते हैं, मीन ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे जो पहली आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होगा। राइट, फिर अगर ये वाले वायरसेस हमारी बॉडी में आते हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह सबको इस मूजी वायरस से महफूज रखे, तो ये हमें कॉज करते हैं ये सेकंड चीज़ से मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ट्यूमर। आए हम ये समझते हैं स्टूडेंट्स कि हम ट्यूमर किसे बोलते हैं। तो ट्यूमर को हम उर्दू ज़बान में गिल्टी कहते हैं। राइट, यानी कि एक ऐसा वायरस जो मेरी बॉडी में आए या किसी एनिमल की बॉडी में आए, समथिंग लाइक रोडेंट्स एंड कैट्स एंड अदर मेंबर्स, समटाइम इवन प्लांट्स। आपने प्लांट्स में भी देखा होगा कि उनकी बॉडी पर भी ट्यूमर्स बन जाते। तो एक ऐसा वायरस जो अपने होस्ट की बॉडी पे ट्यूमर बना सकता हो, गिल्टियाँ बना सकता हो, उसे भी हम लोग क्या नाम देते हैं, रेट्रोवायरसेस का। राइट स्टूडेंट्स, फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमारे ह्यूमन बीइंग में, अब हम इस स्टेप के ऊपर है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल है कि जो ये बताए कि ह्यूमन बीइंग में भी ज़ाहिर रेट्रोवायरसेस पाए जाते हैं। तो आंसर इज़ यस, एक ऐसा वायरस कहलाता है HIV वायरस। राइट, इस पर्टिकुलर वायरस कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। I think space is limited, so we must write it again ताकि ये आपके टैब्स पे और आप लोगों के मोबाइल्स पे सही नज़र आए। हम इसको बढ़ा के लिखते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। राइट, तो इसको हमने यूज़ किया हुआ HI और V के साथ। नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऐसा वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे दिफाई निज़ाम को डेफिशिएंट कर देगा, बॉडी में से माइनस कर देगा और उसके रोल को ख़त्म कर देगा। अगली बात ये स्टूडेंट्स कि जो रेट्रोवायरसेस हैं ये हमारे सराउंडिंग में कहाँ पाए जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आम तौर पे स्टूडेंट्स ज़ाहिर हम लोगों से ही कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल सर ये वायरसेस हमारी बॉडी में आने से पहले कहाँ था। तो इसका आंसर ये स्टूडेंट्स की जो ज़िंदगी है ज़मीन पे वो वायरसेस नहीं, शायद वायरसेस से ही स्टार्ट हुई। शायद अगर मैं ये कहूँ कि ज़मीन पे ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले ऑर्गेनिज़म्स को हम वायरसेस कहते हैं, तो इसका मतलब ये था कि ये वाले वायरसेस
हमारी कुरा अर्थ पे सबसे पहले बने, राइट। और इसलिए ये हमारे एनवायरनमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पानियों में, सहराओं में, ग्लेशियर्स में, ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। सो दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर सराउंडिंग। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये हमारे डेवलप होने के बाद या दुनिया में इंसान के वजूद में आने के बाद पैदा हुए हैं। इंसान की जो एवोल्यूशन है वो तो बहुत बाद में हुई। तो वायरसेस तो उसकी एग्जिस्टेंस से भी पहले के इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थे। हाँ, जब इंसान आया या और बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स आए तो उन्हें अपना एक बहुत अच्छा होस्ट मिल गया जिसके अंदर उनका रेप्लिकेशन रेट ज़्यादा हो सकता था। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि ये हमारी सराउंडिंग में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, राइट। फिर अगर ये वाला वायरस हमारी सराउंडिंग में से किसी भी जगह से, एनिमल किंगडम में से, प्लांट किंगडम में से, या हमारी एयर में से, वाटर में से, वेयर एवर, अगर ये आपकी बॉडी में आ जाए, और आपको याद रखे कॉन्सेप्ट दिया था मैंने रिसेप्टर का, और उसके रिसेप्टर आपके रिसेप्टर से मैच हो जाएं, तो ये डेफिनेटली हमें कोई ना कोई डिजीज कॉज कर सकता है। तो हम बात ये कर रहे हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है स्पेसिफिसिटी, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म, एक वायरस मेरी बॉडी में आएगा तो क्या वो मेरी बॉडी के हर सेल को अफेक्ट कर सकता है? तो आंसर इज यस। बिल्कुल ऐसे वायरसेस हैं जो बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वायरसेस भी हैं जिनका टारगेट स्पेसिफिक सेल है। अगर आपको मेरी कल की एग्जांपल याद हो तो आपको मैंने क्या बताया था कि मम्प्स के जो टारगेट सेल्स है वो कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। कल का लेक्चर याद करें। हमारे मम्प्स के वायरसेस का जो हमारे मम्प्स के वायरसेस के जो टारगेट सेल्स थे वो क्या थे? हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स थे, राइट। और अगर आपको याद हो तो हमारे पोलियो के जो वायरसेस थे उनका जो टारगेट सेल्स थे वो न्यूरोमोटर जंक्शंस थे, कि जहाँ से वो हमारे ब्रेन और मस्तिष्क के दरम्यान में कम्युनिकेशन को ब्रेक करवाने वाले थे। सो ये वाले वायरसेस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और जनरलाइज भी हो सकते हैं, राइट। फिर हम देख रहे हैं कि इन पर्टिकुलर एंजाइम्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी जिसे हम इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, इसलिए मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ। पहले भी स्टार लगाया हुआ है, इसके ऊपर एक और स्टार लगा रहा हूँ ताकि आप इसको ज़्यादा फोकस कर सकें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर्टिकुलर वायरसेस को एक स्पेसिफिक एंजाइम से नवाजा है, राइट। और उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब आपने यहां पे एक बात गौर से सुननी है और समझनी। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? यस। देखें, सबसे पहले ये मेरे पास एक डीएनए है, और आपको ये बात पता है स्टूडेंट्स कि अगर डीएनए की बात की जाए तो वो ऑलवेज क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। और अगर मैं इसमें से एक स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज करूं तो हम उसमें से बना सकते हैं क्या? एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और आरएनए हमेशा कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट। बात को स्टूडेंट्स जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाऊं तो इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगेन राइटिंग इज बिट स्मॉल, सो हम इसे दोबारा लिख लेते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों ने डबल स्ट्रैंडेड, मैं आप लोगों को लिख भी देता हूं यहां पे ताकि आप लोग माइंड में रख सकें कि ये डबल स्ट्रैंडेड क्या है स्टूडेंट्स? डीएनए। और मैंने क्या किया? मैंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवाया। तो प्रोसेस का नाम मैंने क्या बोला था? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकूं, मीन टू से कि अब मैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या बनवाऊं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो प्रोसेस क्या हो गया? उलट। तो मैं उसे क्या नाम दूंगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वो वाला एंजाइम
जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करवा दे, उस एंजाइम का नाम क्या है स्टूडेंट्स? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये वाला एंजाइम अल्लाह ताला ने बाय बर्थ किस में रख दिया है? इस वायरस की बॉडी में रख दिया है। अगर कोई बंदा आपसे ये सवाल करे स्टूडेंट्स कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का सोर्स क्या है, तो आपको ये बात याद है ना कि वायरसेस के पास अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीन नहीं है, तो फिर ये वाला एंजाइम उसे किसने बना के दिया? जाहिर है उस वायरसेस के होस्ट ने, राइट? जब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये वायरस रेप्लिकेट करता है तो उस ऑर्गेनिज्म के राइबोसोम्स को ये भी कहता है कि अगर तुम मेरी प्रोटीन बना रहे हो कोट वाली, तो साथ मुझे ये वाली प्रोटीन भी बना कर दो, जिसका नाम कहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। राइट स्टूडेंट्स, सो अब हम आगे चलते हैं। अगली बात स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि बहुत से ऐसे वायरसेस होते हैं कि जो हमारे नॉर्मल जीनोम से बाहर रह के अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। आपने बैक्टीरियोफेज केस में भी ऐसा ही देखा था। लेकिन बहुत से वायरसेस ऐसे भी होते हैं कि जब वो मेरी बॉडी के अंदर आएंगे, अपने डीएनए को मेरे डीएनए के अंदर दाखिल कर देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे, इनोकुलेट कर देंगे, तो उसे हम लोग क्या तो उसके बाद उनका डीएनए क्या कहलाएगा? प्रो वायरस। राइट, यानी कि वो वायरस अब बोलेगा प्रो वायरस, क्योंकि आपको पता है कि जब ये वाला वायरस एक्टिव फॉर्म में जाएगा तो फिर हम इसे वायरॉन कहेंगे। तो ये एक प्रो वायरस है। जब तक ये प्रो वायरस मेरी बॉडी में प्रेजेंट है तो ये मेरे हर सेल के साथ डिवाइड होगा, राइट? तो ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेरी बॉडी के अंदर रह सकता है। प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि अगर तो ये मेरी बॉडी में रहते हुए मुझे कोई इन्फेक्शन कॉज ना करे तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाले वायरसेस मेरी बॉडी में जाने के बाद मेरे मेटाबॉलिज्म को डेफिनेटली डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से मेरे नॉर्मल सेल्स कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आम तौर पे ये वाले वायरसेस हमारी बॉडी का जल्दी पीछा नहीं छोड़ते और वो एक्यूट फेज से क्रॉनिक फेज में दाखिल हो जाते हैं और हमें कॉज करते हैं व्हाट? कैंसर। राइट स्टूडेंट्स, और अब हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? एड्स। सो लेट्स मूव टू द एड्स। और इस वाले केस में सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इसके नाम को अंडरस्टैंड करना है कि एड्स का एब्रीविएशन है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो पहले हम लोगों ने इसके वर्ड को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर हम इसे एड्स कहते हैं क्यों। तो आंसर ये है कि जो पहला वर्ड है वो एक्वायर्ड है। अब जो वर्ड एक्वायर्ड है उसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि बाय बर्थ मेरे पास वो खूबी या खामी नहीं थी, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई लाइफ, जिंदगी गुजारने के दौरान में कहीं वो चीज़ मेरे अंदर हासिल हो गई या लॉस हो गई। इसका मतलब है कि वो करैक्टर मैंने एक्वायर किया है। राइट, तो अगला वर्ड क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि अब इस ऑर्गेनिज्म ने इम्यूनो डेफिशिएंसी वाला करैक्टर एक्वायर कर लिया है। मीन टू से कि बाय बर्थ उस ऑर्गेनिज्म के पास एक वेरी एफिशिएंट इम्यून सिस्टम प्रेजेंट था, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ उसने अपने इम्यून सिस्टम को लॉस कर दिया, तो उसने इम्यूनो डेफिशिएंट करैक्टर एक्वायर कर लिया। अब जब भी उसका इम्यूनो डेफिशिएंसी सिम्टम लॉस हो जाता है तो फिर उसके अंदर नंबर ऑफ सिम्टम इकट्ठे अपीयर हो जाते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होता है? रिलेटेड होते हैं। और आमतौर पे सिंड्रोम हम एक ऐसे डिसऑर्डर को बोलते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन उसके बेस के ऊपर एक छोटी सी एब्नॉर्मेलिटी होती है। तो अब यहाँ पे एब्नॉर्मेलिटी है स्टूडेंट्स एक क्या कि उसके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई, लेकिन इसके बाद जो एक कैस्केड ऑफ एब्नॉर्मेलिटी स्टार्ट होगी वो इसे क्या बना देंगी? सिंड्रोम। राइट, तो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स व्हाट? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स के हम लोग बेसिकली एड्स कहते क्यों हैं इसको, और अब हम स्टडी करेंगे इसका साइकिल। लेकिन इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इसकी जो हमारे पास अर्लीस्ट रिपोर्ट्स आई हैं वो कब आई हैं। तो आंसर ये स्टूडेंट्स के अर्लीस्ट रिपोर्ट्स आई हमारे पास 1980s में, यानी कि 80s का दौर था कि जब कुछ अमेरिकन फिजिशियंस ने हमें सबसे पहले ये बताया कि जनाब एक नई किस्म की बीमारी दुनिया में सर उठा रही है। राइट, और उन्होंने इसके बारे में ये बताया स्टूडेंट्स कि ये जो डिसऑर्डर है ये ज़्यादा
मेल होमोसेक्सुअल्स में रिपोर्टेड है, मेल होमोसेक्सुअल्स में रिपोर्ट हुआ। अब होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है अदर, और सेक्सुअल्स का मतलब है कि दोज टू ऑर्गेनिज्म के जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। यानी कि इसका मतलब ये था कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू मेल्स था, उनमें सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया, राइट। ये बात हो रही है स्टूडेंट्स 1980s की। उसके बाद रिपोर्ट्स ये भी आना शुरू हुई कि अब ये होमोसेक्सुअल्स के अलावा हेट्रोसेक्सुअल्स के अंदर भी आना शुरू हो गया है। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अब नॉट ओनली ये रिपोर्ट हो रहा है मेल में, बल्कि ये फीमेल्स में भी रिपोर्ट होना शुरू हो गया। जाहिर है, कॉमन सेंस है कि ये परहैप्स अब इन होमोसेक्सुअल्स में पाए जाने के बाद अब उन ऑर्गेनिजम्स के जो ऑपोजिट पार्टनर्स थे उनके अंदर भी अपीयर होना शुरू हो गया। प्लस ये भी नजर आया हम लोगों को कि ये वाला फीचर उन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा है जो ब्लड डोनेशन और ब्लड रेसिपिएंट होने के एक्ट्स कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। आपने देखा हमारे यहाँ भी यही होता है कि लोग अपना खून बेचते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ कि जो खून बेचने और लेने की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे या खून निकालने की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, यानी कि इसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे ब्लड के साथ था, राइट स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर डिजीज मींस एड्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहला सिम्टम अपीयर होता था इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो था निमोनिया। निमोनिया का मतलब स्टूडेंट्स मेरे पास ये है कि इस ऑर्गेनिज्म का सांस बहुत तेजी से चल रहा है। नंबर 2, इस ऑर्गेनिज्म को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो रही है, फोर्सफुल ब्रीदिंग हो रही है। और इसके अलावा हमें नजर आया कि देयर इज अ सडन लॉस, किसके अंदर, वेट में, उनका वेट बहुत तेजी से कम होना शुरू हो गया। यानी कि अच्छा खासा वजन का आदमी हफ्तों में फॉर एग्जांपल 60 kg का आदमी हफ्तों में 40 kg के ऊपर आ गया, तो बहुत तेजी से उनका वेट लॉस होना शुरू हुआ। प्लस जब हम निमोनिया की बात करेंगे तो जाहिर है, कॉमन सेंस है कि इसके साथ फीवर भी एसोसिएट होगा, फीवर भी होता था उन लोगों को, और कोई नॉर्मल एंटीबायोटिक इनके फीवर को कम करने में कामयाब नहीं होती थी। और जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स वायरल इन्फेक्शंस की, तो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस में अगर फीवर एसोसिएट हो तो वो यूजुअली हाई ग्रेड फीवर होता है। जब मैं हाई ग्रेड फीवर की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर 1 और 2 से ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो हमें नजर आएगा क्या, स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स, स्वोलन लिम्फ नोड्स और ग्लैंड्स। अब अगर आप लोग ग्रेड 9 में टॉपिक पढ़ के आए हैं, कौन सा स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम, तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने डिफरेंट जगहों पे ये वाले गार्ड्स लगा दिए जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। इनका काम बेसिकली क्या होता है कि ये जितनी भी इन्वेसिव पैथोजेंस हैं हमारी बॉडी में, ये उनको वहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं और फिर हमारी बॉडी के डिफेंडर्स उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करते हैं, फाइट करते हैं। 99.99% अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इम्यून सिस्टम विनर होता है। लेकिन अगर हमारे इम्यून सिस्टम से तगड़ा वायरस आ जाए, जैसे कि ये एड्स का वायरस है, तो फिर ख्वाहिश हमारी क्या थी कि हम इन वायरसेस को खुद से लेके जाएं लिम्फ नोड्स के अंदर ताकि वहाँ पे हम उनको किल कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई स्टूडेंट्स कि अब ये जो वायरस है ये तगड़ा है हमसे, हमारा इम्यून सिस्टम उनके आगे फेल है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाले वायरसेस और हमारे डिफेंडर्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे लिम्फ नोड्स के अंदर, तो हमारी लिम्फ नोड्स स्वेल करना शुरू कर देंगी, राइट। तो इसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो क्या है स्टूडेंट्स, स्वोलन लिम्फ नोड्स। यानी कि मैं थोड़ा सा अगर आपको रिकॉल करवाऊँ, अगर ये एक पर्सन का हेड है और ये एक पर्सन का धड़ है और ये एक पर्सन के फॉर एग्जांपल बाजू हैं, सॉरी टांगे हैं और ये उनके बाजू हैं, तो ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ जहाँ हमारी लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। जैसे हमारी नेक, तो आपको इन पर्सन के यहाँ साइड्स पे नेक में लिम्फ नोड्स फुल नज़र आएंगी। फिर इसके अलावा हमारा एक्जिला जो है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे हमारी बाजू हमारे धड़ से मिल रही है एक्जिला, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप लोगों को नज़र आएंगी क्या, स्वोलन लिम्फ नोड्स। प्लस
इस तरह की दो जो बेल्ट्स हैं वो हम लोगों को यहाँ भी नज़र आती हैं, यहाँ यहाँ ये वाला जो जोन है मेरे पास, और पर्टिकुलरली ये जोन जिसे हम लोग ग्रॉइन बोलते हैं। तो ग्रॉइन जोन में भी आप लोगों को लिम्फ नोड्स वो नज़र आएंगे। तो ये एक बहुत ही यूनिक करेक्टरिस्टिक सिम्टम था किस चीज़ का, जाहिर है एड्स का। अब मैं आपको ये आखिरी बात बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि 3 केसेस में हमारी लिम्फ नोड्स स्वेल कर सकती हैं। नंबर 1, या तो खुदा न खास्ता आप लोगों को एड्स हो गई है, और या फिर नंबर 2 कि आपका जो विक्टिम है, आपका जो पेशेंट है, उसको कैंसर हो गया है किसी किस्म का, और या फिर खुदा न खास्ता उसको टीबी हो गई है। तो इन तीनों केसेस में से फिर इट इज़ अ जॉब ऑफ द लैब टेक्नीशियंस एंड डॉक्टर्स कि वो आपकी हेल्प करे कि आपको खुदा न खास्ता कौन सा डिसऑर्डर हो गया या आपके पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर हो गया, एंड हाउ यू मे बी एबल टू ट्रीट इट। आई एम टॉकिंग टू यू फ्यूचर डॉक्टर्स, राइट। सो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट थिंग पर। नेक्स्ट थिंग मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि ये इसके बारे में डिस्कवरी कब हुई, किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, HIV की। तो डिस्कवरी स्टूडेंट्स इसकी 1984 में, 1984 में, यानी कि अपनी अर्ली रिपोर्ट्स के महज 4 साल के बाद में एक बहुत ही नोन फेमस माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मेरा ख्याल आप पहचान गए होंगे, हम लुइस पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पास्चर इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, यस यू आर राइट, ये प्रेजेंट है फ्रांस में। तो इस इंस्टीट्यूट की ज़ाहिर है माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से और माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोड्यूस करने के एतबार से बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने सबसे पहले इस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया। फिर 1986 में, जिनके महज 2 साल के बाद, इसकी एग्जिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किया गया, इसको करेक्टराइज किया गया, इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को अंडरस्टैंड किया गया, और उसके बाद इसको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया 1986 के अंदर, और इसका नाम रखा गया डेफिनेटली HIV। It was the name associated with this particular virus that was causing what? Immunodeficiency in humans, right? फिर अगली बात स्टूडेंट्स हमें ये देखनी है कि जब ये वाला वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो किस किस वे से आ सकता है। आई वॉन्ट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन, कि एक ऑर्गेनिज्म से ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे आप लोगों को याद होगा या आप लोगों को ये बात पता भी है स्टूडेंट्स कि अगर आप कॉमन कोल्ड जो आमतौर पर नज़ला है आप उसकी बात करें, तो अगर एक आपने देखा कि घर में एक बंदे को हो तो सबको हो जाता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब भी वो पर्सन स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है तो वो वायरसेस एयरबॉर्न हो जाते हैं, और जब कोई दूसरा पर्सन उसको इनहेल करेगा तो उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन ये जो वायरस है जिसे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, HIV, ये 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू द हेल्दियर ऑर्गेनिज्म। वो तीन वे हमारे, वो 3 रास्ते मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म की लाइफ के स्टार्ट होने से। तो जाहिर है जो एक ऑर्गेनिज्म है वो पहले अपनी मदर फीड पर डिपेंड कर रहा होता है, तो फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग इसका एक वे हो सकता है। तो एक ऐसी you can say कि mother that is suffering from you can say HIV, number 1 she should not try to produce an offspring, right। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो प्रोड्यूस हो गया है और ये रिपोर्ट बाद में आई है कि वो HIV पॉजिटिव है, तो फिर एटलीस्ट उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थ्रू ब्लड, यानी कि जैसे मैंने पहले बोला था कि ब्लड लेने वाले और ब्लड देने वाले दोनों ऑर्गेनिजम्स इस पर्टिकुलर डिजीज का शिकार हो सकते हैं। अब वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनका ताल्लुक ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के साथ है, मिसाल के तौर पर जैसे डिफरेंट किस्म के ब्लड बैंक्स हैं, तो ब्लड बैंक में जो काम करने वाला शख्स है, राइट, अगर उसने किसी पर से ऐसे पर्सन का ब्लड चेक किया जो HIV पॉजिटिव था और खुदा ना खास्ता उस चेकिंग के दौरान में एक नीडल, राइट, वो उसके अपने भी चुभ गई है, तो यू नो कि एक नीडल के टिप के ऊपर करोड़ों वायरसेस अटैच हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये था कि उस छोटी सी पेरेसिंग से, उस नीडल के चुभ जाने से वो लाखों करोड़ों वायरसेस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी चले जाएंगे कि जो बेसिकली ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत बेटर कॉज के लिए काम कर रहा है, उसको अपना भी बहुत ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर ही ब्लड टेस्टिंग कर रहा हो। सो इट इज़ नॉट द गेम
ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और उस ज़िंदगी की केयर करना, उसके बारे में सवाल भी हम लोगों से होना है। यौमयज़िन यसअलूनन्नास अनिन नईम, जिस दिन लोगों से नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। तो ज़िंदगी से बड़ी क्या नेमत है। तो ज़िंदगी को बहुत एहतियात से गुजारें, बहुत गौर से गुजारें, देखभाल के गुजारें, राइट। मैं पर्टिकुलरली उन लोगों से कह रहा हूँ कि जो फ्यूचर में इस पर्टिकुलर शोबे से अटैच होने वाले। और थर्ड चीज़ मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, जाहिर है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, राइट। इस पर्टिकुलर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में पर्टिकुलरली मेल की बॉडी से जो मटेरियल निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सीमन, राइट। तो जब सीमन ट्रांसमिट होता है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो इट इज़ वेरी मच रिच इन, जाहिर है, HIV वायरसेस। सो इस 3 वे को ब्लॉक करने का सिर्फ एक ही मेथड है, और वो मेथड स्टूडेंट्स क्या है कि आप लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें। ऑलवेज बिलीव इन योर ओन पार्टनर, राइट, बिकॉज चांसेस आर देयर दैट यू मे एक्वायर दिस डिजीज फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम सम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स। सो एक अच्छी ताहिर किस्म की ज़िंदगी गुजारने पे बिलीव रखें, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर ये वाला वायरस खुदा ना खास्ता हमारी बॉडी में आ गया है, तो आने के बाद ये इसका टारगेट क्या होगा, राइट। इसके टारगेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आए हम एक नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं जिसे हम डायनामिक वॉल कहते हैं। हाय स्टूडेंट्स, इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि ये एक वायरस है जो मीटो से HIV, जो इस वक्त मेरी या आपकी या खुदा न खास्ता हमारे पेशेंट की बॉडी में एंटर हो रहा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स के पास से गुजर रहा है, फॉर एग्जांपल C प्लेटलेट्स एंड देन C RBCs एंड देन व्हाट WBCs। और मैं आप लोगों के लिए भी दोबारा जब वापस जाऊंगा तो एक चार्ट बनाऊंगा कि जिसके अंदर मैं आप लोगों को शो करूंगा कि डिफरेंट टाइप्स के WBCs कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपके सामने जैसे बोलने वाला हूं कि ये जो 3 पहले टाइप के सेल गुजर रहे हैं, अगर आप जरा इनको गौर से देखें तो इनके साइटोप्लाज्म में कोई डॉट्स प्रेजेंट हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। लुक एट दिस, ये इओसिनोफिल पास हो रहा है, ये मेरे पास बेसोफिल पास हो रहा है, और अब ये मेरे पास न्यूट्रोफिल पास हो रहा है। तो देखिए वायरस इनके पास से गुजर गया है। इस वायरस ने इन 5 किस्म की चीज़ों को कुछ नहीं कहा, मीन्स प्लेटलेट्स, RBCs, देन इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, किसी को कुछ नहीं कह रहा है। प्लस अभी इसके पास से देखा आप लोगों ने एक मोनोसाइट गुजरा है, उससे मोनोसाइट को भी कुछ नहीं कहा। लेकिन WBC की जो लास्ट टाइप, जिसे मैं आप लोगों के लिए कैटेगोरिकली लास्ट पे शो कर रहा हूँ, वो क्या है स्टूडेंट्स, लिम्फोसाइट। लुक एट दिस कि जो ही इसके पास एक लिम्फोसाइट आया है तो इस पर्टिकुलर वायरस ने उस लिम्फोसाइट को कैप्चर कर लिया। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर HIV वायरस का टारगेट क्या है स्टूडेंट्स, लिम्फोसाइट। और आपको पता है कि बेसिकली हमारी बॉडी का जो डिफेंडर है वो एक लिम्फोसाइट है। तो जब ये वाला वायरस मेरे बहुत सारे लिम्फोसाइट्स को क्या करेगा, खा जाएगा, तो टाइम विल कम कि जब इवन इनके मदर सेल्स की भी डेथ हो जाएगी तो फिर मेरी बॉडी का डिफेंडर कोई भी नहीं बचेगा। तो मैं किस चीज़ का शिकार हो सकता हूँ, जाहिर है एड्स का शिकार हो सकता हूँ, राइट स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव अगेन टू द व्हाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, हम टारगेट की बात कर रहे थे आप लोगों के साथ। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों के लिए टेबल बनाऊंगा या चार्ट बनाऊंगा, वो यूं में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। नंबर 1 ब्लड, और अब हम इसको यूं ड्रॉ कर लेते हैं कि ये नंबर 1 थे प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स, और मैंने लगा दिया निशान इस तरह क्रॉस कि ये उनका टारगेट नहीं है। फिर आ गए मेरे पास क्या, RBCs, उनका ये भी टारगेट नहीं है। फिर यहाँ पे आ गए स्टूडेंट्स क्या, WBCs, और मैंने बोला कि WBCs की मेरे पास 5 टाइप्स हैं, राइट। और उसमें से एक का नाम क्या है, इओसिनोफिल्स। फिर आ जाता है मेरे पास बेसोफिल्स, फिर आ जाता है न्यूट्रोफिल्स, राइट, देन मोनोसाइट्स। तो इन चारों किस्म के सेल्स में
कोई रोल नहीं है इसका। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट्स के ऊपर डेफिनेटली ये अटैक करते हैं। सो देयर टारगेट आर बेसिकली व्हाट, लिम्फोसाइट्स। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के हमारी इस लिम्फोसाइट में एंटर होने के बाद क्या हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हमने एक अगेन एनिमेशन बनाई है, और उस एनिमेशन में आपने ज़रा गौर से बातों को सुनना है कि नंबर 1 यू आर ऑब्जर्विंग कि ये मेरे पास एक क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, लिम्फोसाइट। और ये मेरे पास क्या आके अटैच हो रहा है, एक HIV। आप लोग देख सकते हैं कि HIV एक स्फेरिकल वायरस है, और इस स्फेरिकल मीन ग्लोब्यूलर सा वायरस है। इस ग्लोब्यूलर वायरस के ऊपर बहुत सारे ये कैरेक्टरिस्टिक शेप के नोब्स लगे हुए हैं, राइट। अब ये जो नोब्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये एडेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं किसके साथ, मेरे लिम्फोसाइट के। पॉइंट टू बी नोटेड, आपके लिए बड़ी वेरिएबल बात यह है कि मेरे लिम्फोसाइट के ऊपर स्पेसिफिक किस्म के क्या है स्टूडेंट्स, रिसेप्टर। नाम क्या है उनका, CD4 रिसेप्टर। अब जरा गौर से देखें कि जो CD4 रिसेप्टर है उसकी शक्ल और इस वायरस की सरफेस पे पाए जाने वाले रिसेप्टर्स की शक्ल आपस में मिलती जुलती है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में शेक हैंड कर सकेंगे। तो रिजल्ट में ये वाला HIV आके देख रहे हैं कि ये मेरे लिम्फोसाइट पे अटैच हो गया। अब जरा गौर से देखें, इस पर्टिकुलर एनवेलप, जो कि ये एक मेरे पास एनवेलप्ड वायरस है, तो इस एनवेलप्ड वायरस को उतरने के बाद नाउ दिस पर्टिकुलर वायरस इज ज्वाइनिंग व्हाट, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जाने के बाद क्या हो रहा है, जाहिर है नंबर 2 फेज पर चले गए हैं। पहला फेज क्या था, अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, वो हमने कर लिया। अब नंबर 2 पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग उसको डिसअसेंबल कर रहे हैं। नो यू मे सी कि इसका कैप्सिड अलहदा हो गया है और इसके RNA के 2 स्ट्रैंड्स अलहदा हो गए, राइट। अब हमें जाहिर है ज़रूरत हरगिज़ नहीं है प्रोटीन कैप की या कैप्सोमियर्स की, तो वो दे विल बी डिस्कार्डेड बाय द सेल इटसेल्फ, और बाकी बच जाएगा मेरे पास क्या, RNA। इंपॉर्टेंट बात जो दोबारा रिवाइज करूँ वो ये था कि इस एंजाइम, इस पर्टिकुलर वायरस को आधार ने एक खास एंजाइम दिया है, नाम क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिल्कुल आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अब इस पर्टिकुलर RNA से बनवा रहा है DNA। अगली बात देखिए, अगले स्टेज पे क्या हो रहा है कि अब ये वाला DNA मेरे मींस ह्यूमन DNA के अंदर शामिल हो रहा है। क्या हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोवायरस। अब ये प्रोवायरस बन गया। अब प्रोवायरस बनने के बाद नई कॉपीज बनवाएगा। अब ये 2 तरीके से मेरी बॉडी को डैमेज कर रहा है। नंबर 1 कि इससे यू मे सी के बना रहे हैं मेरा अपना सेल मेरी ही बॉडी के अगेंस्ट प्रोटीन कोड्स, और नंबर 2 पे व्हाट, RNA। अब आप इसकी नीचे वाले साइड पर आ जाएं, राइट साइड पर, तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो मेरे ही सेल ने बना के दी हैं वो मेरे ही सेल के अंदर असेंबली के प्रोसेस से गुजर रही हैं। असेंबल हो गई ये सारी की सारी चीज़ें, और ये बन गए अब मेरे पास क्या, एक्टिव वायरसेस। और नाउ यू मे सी कि अब ये वाले एक्टिव वायरसेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मींस राइट साइड पे बॉटम पे प्रिपेयर होने के बाद मेरे इन सेल में से निकल रहे हैं। तो क्या खैर निकलने के बाद ये आराम से बैठे रहेंगे, तो आंसर इज नो। ये वाले वायरसेस अब मेरे अदर हेल्दी लिम्फोसाइट्स को जाएंगे, को पकड़ेंगे और उनको भी अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आखिरी बात हम ये करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ का प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन यही है जो मैंने आपसे पहले बोला कि अगर आपका ताल्लुक किसी ब्लड डिपार्टमेंट से है तो बहुत एहतियात से काम कीजिए। आई होप यू विल have the benefit in your life. Take very good care of your